हेलो गाइज। आज से हम लोग एक प्रीलिम्स मार्क्स मैक्सिमाइजर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हर एक सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये सीरीज़ आपके अगर आप PYQ भी सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि किस तरह से ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ये PYQ में पॉलिटी में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये वाला चीज़, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी को उठाया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये सुनो कि क्या हुआ था ना, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ना गवर्नमेंट को ना लैंड रिफॉर्म करने थे। अब ये लैंड रिफॉर्म होते क्या है एग्जैक्टली? लैंड रिफॉर्म का मतलब ये था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं ना, उनसे लेके उनको दे देना जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं हैं। अंडरस्टूड? तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना गवर्नमेंट जो है ना वो सीलिंग लॉज लेके आई थी, जिसको बोलते हैं हम लोग लैंड सीलिंग लॉज। अब जब ये लैंड सीलिंग लॉज लेके आए थे ना, तो इसमें हुआ क्या था ना, लैंड सीलिंग लॉज लाने के बाद काफ़ी सारी ज़मींदार जो है ना उनकी ज़मीनें छीनी गई। और उसके बाद वो क्या किया ना, ज़मींदार जो वो कोर्ट में जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो उस टाइम पे एक ना पर्टिकुलर आर्टिकल था जिसका नाम था आर्टिकल 19F। ये आपका फंडामेंटल राइट होता था। और फंडामेंटल राइट के ख़ास बात ये है कि अगर ये वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो। आर यू गेटिंग मी? तो इसके बाद क्या हुआ ना, तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए। तो बाद में गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या किया कि जो फंडामेंटल राइट था ना, इसको हटा दिया। यानी कि इसको ना वो कर दिया, बेसिकली एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया? इसको जनरली डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। ओके, तो अब ये फंडामेंटल राइट है? नहीं, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल राइट जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक की। लेकिन ये तो आर्टिकल 300A में है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि फंडामेंटल राइट ना होके ये क्या बन गया, ये बन गया आपका लीगल राइट। और मैं बोल सकता हूँ ये बन गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नाउ अब इसके बाद होता क्या है, थोड़ा और आगे की स्टोरी सुनते हैं। ओरिजिनली अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था एग्जैक्टली वो सुनो पहले, ताकि आप लोग ना इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सको। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि आर्टिकल 19 सब क्लोज F और आर्टिकल 31 ये होते थे आपके फंडामेंटल राइट। और इसमें ये बोला गया था कि आपकी जो ज़मीन है ना, वो पब्लिक पर्पज़ के लिए ले ही जा सकती है। पब्लिक पर्पज़ के लिए एग्जांपल के तौर पे लेट से आपका ना कोई बीच में क्या है ना, गवर्नमेंट मेट्रो बना रही है और आपकी ज़मीन बीच में आ रही है, तो एक पब्लिक पर्पज़ है, बिल्कुल है सर पब्लिक पर्पज़। तो उस सिनेरियो में ना आपकी जो ज़मीन है वो ली जा सकती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये किया गया कि जब भी आपकी ज़मीन पब्लिक पर्पज़ के लिए ली जाएगी, तो उस टाइम पे जो कंपनसेशन होगा दैट विल बी कंपलसरी। अंडरस्टूड? कंपनसेशन जो था वो कंपलसरी था। लेकिन जब 44th, ये ओरिजिनल की बात करो मैं अब तक जितनी बात की है, लेकिन जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया ना, तो उसके बाद ना एक चीज़ निकल के आई। क्या निकल के आया कि आर्टिकल 19 क्लोज F इसको डिलीट कर दिया गया, इसको हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया। अब जो मेजर चेंज निकल के आया ना, वो ये निकल के आया कि एक तो ये अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा चेंज जो निकल के आया वो ये आया कि कानून बना के, मतलब कि लॉ के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। मतलब कि लेट से ऐसा नहीं है कल को पुलिस आई और आपकी ज़मीन ले लेगी, नहीं। और क्या हुआ ना, लेट से पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून पास किया है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जिनकी ज़मीनें आ रही है ना, वो बेसिकली ले ली जाएगी, तो उस तरह से लिया जा सकता है। यानी कि जो आपकी ज़मीन है वो लेजिस्लेटिव एक्शन के उससे ली जा सकती है, लेजिस्लेटिव एक्शन, ना कि एग्जीक्यूटिव एक्शन। अंडरस्टूड? एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या है? बिना लॉ के एग्जीक्यूटिव, जैसे पुलिस का हो गया या किसी और का हो गया, काइंड ऑफ इस तरह का एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब इसमें तो यहाँ से ना एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना इज इट ए राइट और रॉन्ग। ठीक है, आपका जो आर्टिकल 300A है ये आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, राइट और रॉन्ग?
आर्टिकल 300 ए आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्टिकल 300, राइट और रॉन्ग? यस, दिस इज़ राइट, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन मिलती है ना कि कोई ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव आके हमारी ज़मीन ले लेंगे। दूसरी स्टेटमेंट, आर्टिकल 300 ए हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन, राइट और रॉन्ग? ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि भाई कानून बना के तो ली जा सकती है ना ज़मीन, मैंने बताया ना अभी भी आपको, ठीक है? तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो दैट्स हाउ यू नीड टू रिमेंबर। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना अभी भी मैं अगर करंट स्टेटस बताऊं तो करंट स्टेटस ये है कि जो कंपनसेशन है ना, कंपनसेशन जो है वो कंपलसरी है। कौन से केसेस में कंपलसरी है वो सुनो ध्यान से। कंपनसेशन कंपलसरी कौन कौन से केसेस में कंपलसरी? नाउ ये बेसिकली कंपलसरी है दो केसेस में। सबसे पहला जो केस है वो है आर्टिकल 330, ठीक है, आर्टिकल 30। दूसरा जो केस है वो है आपका आर्टिकल 31A, ओके? ये आर्टिकल 31A है, ये आर्टिकल 30 है। अब इसमें क्या है कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उनकी ज़मीनें आप लोग ले रहे हो, मतलब गवर्नमेंट उनकी ज़मीनें ले रही है, तो उस सिनेरियो में कंपनसेशन जो है ना वो कंपलसरी है। इट इज़ कंपलसरी कि उनको पैसे देने ही पड़ेंगे। दूसरा क्या है, अंडर आर्टिकल 300A 31A सॉरी, लेट से किसी कोई किसान है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो आती है पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर, जिसके थ्रू वो अपना पालन पोषण करता है, मतलब अपनी फैमिली का एंड ऑल दैट, ठीक है? तो ये आती है पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर। तो इस सिनेरियो में भी जो कंपनसेशन होगा वो आपका कंपलसरी होगा, शुड। तो ये दो सिनेरियो है जहाँ पे आज भी कंपनसेशन जो है ना वो कंपलसरी है। बाकी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पे ये कंपनसेशन जो है वो कंपलसरी हो। तो गाइस ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, जस्ट वन मिनट। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है 9th शेड्यूल, ठीक है? यहाँ से भी यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये थोड़ा सा ना इंटरलिंक्ड ही है, यानी कि अभी जो हम लोगों ने टॉपिक किया ना राइट टू प्रॉपर्टी, उसी से लिंक है। ये बेसिकली 9th शेड्यूल ऐड कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? ये ऐड किया गया था आर्टिकल 31B, ओके? तो नेक्स्ट है गाइज 9th शेड्यूल। अब ये भी आपका ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है? मतलब कि अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया ना उसी से। तो क्या था ना, एक आपके ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। पहले मैं आपको ये बताया तो ये ऐड क्यों किया गया था। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था भाई, लैंड रिफॉर्म हो रहा था। लैंड रिफॉर्म में हो रहा था तो क्या हो रहा था, जिनके पास सरप्लस लैंड थी, सरप्लस लैंड थी, वो लेके जो लैंडलेस थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, राइट? लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। अब जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि भाई सरप्लस लेके तुम लैंडलेस में दे रहे हो तो इससे इशू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा इशू। वो इशू क्या होता था, इशू ये होता था कि जो ज़मींदार थे ना, जिनकी ज़मीनें ली जा रही थी, वो जाने लगे थे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ना मैक्सिमम जो केसेस थे मतलब आज़ादी के बाद, वो कहीं ना कहीं लैंड से रिलेटेड होने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा यार ऐसे तो ना हम वो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने ना एक बॉक्स बनाया, ठीक है? मतलब कि गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल बनाया। और आपको मालूम होगा हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे टोटल 8 शेड्यूल, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। और उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे भाई? ये कब किया गया? ये किया गया था 1951 में। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू।
अब मैं आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था 2020 या 21 में। ओके, तो इन्होंने एक 9 शेड्यूल बनाया। अब ये जो 9 शेड्यूल था ना, ये करेगा क्या? देखो, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बना के इस 9 शेड्यूल में डाल दिया तो भाई इसको कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता था फिर, ठीक है, इसको कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता था। तो लेट्स से ये एक बॉक्स है, मैंने कोई कानून बनाई, ये इसमें डाल दिया। अब मैंने ये कानून इसमें डाल दिया, चाहे ये कानून आपका कोई भी राइट वायलेट करे, कोई भी राइट वायलेट करे, डजेंट मैटर, ठीक है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। सो ये इसीलिए बनाया गया था कि ताकि गवर्नमेंट जो है ना वो लैंड रिफॉर्म को थोड़ा आसानी से कर सके बिना किसी इश्यू के। और उस टाइम पे हमारी जो जुडिशरी थी ना वो भी इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं थी, तो उन्होंने भी यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरवीन नहीं किया। अदरवाइज जो लैंड रिफॉर्म है ना वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। वैसे तो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बट फिर भी थोड़े बहुत हुए हैं, वो भी नहीं हो पाते। अंडरस्टूड? तो आई होप गाइस ये आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अब क्या किया गया, अब आपका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा भाई? ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल 31B। अब ये बात क्या करता वो सुनो। आर्टिकल 31B ये बोलता है कि कोई भी कानून जो 9th शेड्यूल में है आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको कांट चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सिंपल सी बात ये बोलता है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो बॉक्स था ना 9 शेड्यूल था, इसका ना एक टाइम ऐसा आ गया था, इसका ना बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जाने लगा था। अब इसका मिसयूज़ करता कौन था? इसका मिसयूज़ बोथ करते थे, यानी कि सेंटर भी और स्टेट भी। कोई भी कानून बनाया इसके अंडर डाल दो तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी। तो इस तरह की चीज़ें थी। स्टार्टिंग में इसमें ना कुछ 10 के अराउंड कानून थे और एंड में जाते जाते ना 250 प्लस कानून हो गए थे। तो आप देख सकते हो कितना मिसयूज़ किया गया था। तो बाद में कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा और कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट सुनाई। आईआर कोहिलो केस एक इम्पोर्टेंट केस है जो आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और इस पे सुप्रीम मतलब यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईआर कोहिलो केस 2007। इस वाले केस में क्या बात सुनाई गई वो सुनते हैं हम लोग एक बार। देखो, इसमें ये बोला गया कि भाई तुमने ना 9th शेड्यूल जो है ना तुमने बनाया किस लिए था? क्योंकि दैट इज़ इम्यून टू जुडिशल रिव्यू, इम्यून टू जुडिशल रिव्यू। चलो ठीक है, नो इशू, ठीक है। लेकिन 1973 में क्या हुआ था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आई थी जहाँ पे ये बोला था कि जुडिशल रिव्यू जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अब अगर जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो ये आप कोर्ट की पावर छीन कैसे सकते हो? चाहे वो 9 शेड्यूल में आए, चाहे वो कहीं पे भी आए, समझ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी कानून अगर आपने 9 शेड्यूल में डाल रहे हो, अब ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कानून डाल दोगे वो वायलेट करेगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने ये बोला अगर कोई भी कानून जो 9 शेड्यूल में है उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे अगर वो या तो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया। तो एज ऑफ नाउ प्रेजेंट स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एनीथिंग, अंडरस्टूड? क्योंकि जुडिशल रिव्यू क्या है भाई साहब? जुडिशल रिव्यू आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अंडरस्टूड? तो ये आपको याद रखनी है बातें। आई होप गाइज दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।